ज़ॉम्बी टैक्टिक्स का काउंटर करने के लिए कई स्ट्रेटजीज डिवाइस की थी। अब समय आ गया था उन प्लान्स को एक्शन में लाने का। ज़ॉम्बी को सीधे मार नहीं सकते, इसे बेकार कर दो, उन्होंने कहा। हैवी मशीन गन से ब्लू फ्लेम्स फैलाना शुरू किया। गनर्स ने ज़ॉम्बी के लेग्स पर एम किया, तेजी से लिम्स काट कर उन्हें इमोबिलाइज कर दिया। जब तक गिरते हुए ज़ॉम्बीज आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से आने वाले होर्ड ने कुचल दिया, जिससे मैसेज तेजी से आगे बढ़ रहे थे जैसे कि जंगली जानवर। होर्ड ने एक्सेलरेट किया, ह्यूमन डिफेंसेस के करीब आते हुए। इस बीच सोल्जर्स लाइंड अप रहे, रेडी और इंतजार करते हुए। उन्होंने खुद को रेड मिलिट्री स्टिमुलेंट से प्री इंजेक्ट किया था ताकि उनकी एंड्योरेंस बढ़े, मौत का डर कम हो और वो लंबी समय तक लड़ते रहे। ये इलाइट वॉरियर्स रोबस्ट डिफेंसिव कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, वर्चुअली रेगुलर गन फायर से इम्यून थे और ज़ॉम्बीज के साथ क्लोज कॉम्बैट को विथस्टैंड कर सकते थे। उनका प्राइमरी कंसर्न था जायंट रैट्स, जो अपनी स्टील क्रशिंग टीथ के साथ थे। इनके पास गन्स नहीं बल्कि स्टील टोमाहॉक्स और थिक बैक्ड मैचेस थी। ये सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को एक पावरफुल स्विंग से डिकैपिटेट करने के लिए तैयार थे। ये वेपन्स रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस से सप्लाई किए गए, इतने शार्प थे कि वो ज़ॉम्बीज को आसानी से काट सकते थे। जब ज़ॉम्बीज इनिशियल डिफेंसेस को ब्रीच करते हैं, ये वॉरियर्स उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस 5 सबसे पावरफुल म्यूटेंट से मिलकर बनी थी। जंगी अपने हाई पर्क पर था, एक बड़ा स्नाइपर राइफल लिए सिस्टमैटिकली टारगेट्स को पिक ऑफ कर रहा था। हर राउंड के बाद उसने राइफल बदल दी ताकि बैरल ओवरहीट ना हो। जंग शुरू होने के कुछ ही मिनट्स में उसने 200 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट कर दिया था, जो एक रिमार्केबल फीट था ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन 1 लाख ज़ॉम्बीज के खिलाफ ये समुद्र में एक बूंद की तरह था। फिर भी जंगी पेशेंट रहा। ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज इजी प्रे थे, लेकिन वो होर्ड के अंदर इलाइट ब्रोंज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज से एंगेज होने के लिए बेचैन था। लास्ट बैटल से जंगी ने उनकी फॉर्मिडेबल डिफेंस के बारे में सीखा था। उनकी स्किन, मसल और बोन्स स्टील की तरह थी, जो उन्हें हैवी मशीन गन के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाती है। इसका काउंटर करने के लिए जंगी ने लू कैरन को बुलाया और इन फॉर्मिडेबल फोर्स के लिए लार्ज कैलिबर आर्मर पियर्सिंग शेल्स प्रिपेयर करने को कहा। अपने एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल और अपने पावर के साथ क्या ये टाइड को टर्न करने के लिए काफी होगा? ज़ॉम्बीज का टाइड तेजी से ह्यूमन फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। आर्म्ड ह्यूमन वॉरियर्स टोमाहॉक्स और मैचेस के साथ आगे बढ़ रहे थे, बैटल के लिए रेडी। लेकिन बड़े ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज का होर्ड पीछे रुकी हुई है। जबकि ब्रॉन्ज कॉपर की संख्या आम ज़ॉम्बी के 100 of thousands के मुकाबले में छोटी है, इनके कुछ 100 भी म्यूटेंट्स के बराबर है। शिया होंगलियांग को इन्हें देखकर टिंगलिंग महसूस हुआ। उसने याद किया कि कैसे ये क्रिएचर उसके कॉमरेड टॉम को मारा था। हम इतने सारे ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज को कैसे लड़ेंगे? उसने घबराहट से कहा। क्विंटीन जो हैरान था, उसने भी उसका साथ दिया। मुझे लगा सिर्फ कुछ ही होंगे, उसने कहा। उसका चेहरा शौक से भरा हुआ था। अब यहाँ हंड्रेड्स हैं। लेकिन शिया होंगलियांग खुद को संभालती है। उसने अपनी आईब्रोज को डेफिनेटली उठाया और चिल्लाया, तुम्हें इस बात का डर है? हम हर एक को गिरा देंगे जो हमारे रास्ते में आता है। वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ मौत के डर का सामना करना था। चाहे स्वॉर्म्स हो या ब्रोंज आर्मर्ड ज़ॉम्बी की संख्या, सब कुछ समझने से बाहर था। उनके पास लड़ने के अलावा कोई और चुनाव नहीं था। होर्ड की स्ट्रेटेजी कनिंग थी। जायंट रैट्स, आम ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके ह्यूमन स्ट्रेंथ को कम करना पहले, फिर ब्रोंज ज़ॉम्बीज को अनलीश करना जो इलाइट सोल्जर्स की तरह थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जंगी ने उन पर पहले ही नजर रख ली थी। एक टॉल बिल्डिंग पर एक मैसिव हैवी एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल के साथ, जो इस काम के लिए स्पेशली लोडेड थी। वो बालकनी पर लेटे हुए था, एक मैसिव ब्रोंज आर्मर्ड ज़ॉम्बी के ट्रायंगुलर हेड पर एम कर रहा था, खास करके उनकी आंखों पर। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, जंगी ने मटर करते हुए ट्रिगर खींचा। एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल का रोर बैटलफील्ड पर गूंज गया। हेवनली सीसीटी की सबसे पावरफुल फोर्स ने अपनी शक्ति को अनलीश किया। आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स जो स्पेशल मटेरियल से बनी थी, ब्रॉन्ज ज़ॉम्बी के हेड पर बहुत जोरदार हिट हुई। जबकि इसका स्कल इंटैक्ट रहा, हाई पावर्ड बुलेट ने इसकी ब्रेन को इग्नाइट कर दिया, जो ब्रॉन्ज ज़ॉम्बी के हाइटेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और उसकी ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी से अलग नेचर को दिखाता है। ब्रॉन्ज ज़ॉम्बी जिसकी लाइफ फोर्स फॉर्मिडेबल है, दर्द से चीखा और आसपास के डजन्स ऑफ ज़ॉम्बीज को हटा दिया, अपने नसीब को स्वीकार करने से पहले। ये देखकर जंगी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे पता था ये काम करेगा, उसने कहा। ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज के साथ अपने पिछले एनकाउंटर के बाद जंगी शेल्टर की तरफ भाग गया था और दूसरे बैटल के लिए ध्यान से तैयारी की थी। लियांग यू और अंकल यू से मिलने वाले इंफॉर्मेशन के साथ उसने ब्रॉन्ज ज़ॉम्बीज की डिफेंस कैपेबिलिटीज का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हासिल किया और अपने स्नाइपिंग पावर को अकॉर्डिंगली एनहांस किया। वो शॉट इवन टैंक के आउटर आर्मर को भी पियर्स कर सकता था। जंगी की मेहनत रंग लाई और उसने अपने प्लान की सफलता का मजा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने घोषणा किया, जानकर कि ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बीज ह्यूमन फोर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। उसका मिशन क्लियर था, होर्ड में छुपी ब्रॉन्ज ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करना। इनकी शरीर साइज इन्हें आसान टारगेट्स बनाती थी। उसने अपने गन को ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ॉम्बी की आंखों पर फोकस किया और शूटिंग जारी रखी। एंटी मटेरियल स्नाइपर के साउंड कैंप में गूंज गया। बुलेट्स रात के आसमान में सीधा ब्रॉन्ज बॉडीज को गिराते हुए चली गई, इससे पहले कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका मिले। ऐसा दृश्य कई मेजर फ्रैक्शंस के सामने अनफोल्ड हुआ। एक पल पहले वो ब्रॉन्ज बॉडीज को देखकर डर गए थे और अब वो प्रिसीजन से घिरे हुए थे। ये किसने किया? उन्होंने सवाल किया, शॉट्स की तरफ देखते हुए। उन्होंने सिर्फ जंगी को देखा, स्नाइपर राइफल हाथ में,
एक हाई बिल्डिंग पर। जिया होंगलियान, वेदिंग हाई और दूसरे हैरान थे, क्या ये जैंगी की असली ताकत है? उन्हें पिछले 5 आर्मीज के बैटल की याद आई जहाँ जैंगी ने उन्हें अकेले बहुत तकलीफ दी थी। अब उसकी शक्ति और भी ज्यादा थी। जैंगी, क्या ये एक डरावना आदमी है? जिया होंगलियान ने मटर किया। वेदिंग हाई ने भी साई किया। आने वाले समय में उसके खिलाफ जाने से बचना समझदारी होगी। तुम्हें नहीं पता कब वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अब के लिए जैंगी उनका एलाई था। उसकी एक्शंस एलाइड सोल्जर्स की मोरल को बूस्ट करते हुए एक एक ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबी को सिस्टमैटिकली गिरा रहा था। जो सीमिंगली इनविंसिबल मॉन्स्टर थे, उनसे अब डर नहीं लग रहा था और सोल्जर्स रोड करते हुए स्वॉर्म की तरफ बढ़ गए। इस बीच म्यूटेंट्स हर फ्रंट पर दुश्मन से लड़ रहे थे। हर डिफेंस लाइन पर हजारों सोल्जर्स स्ट्रॉन्ग शील्ड्स की तरह खड़े थे, वीक लेकिन डिटरमाइंड, फॉर्मिडेबल 1 लाख स्ट्रॉन्ग ज़ोंबीज आर्मी के खिलाफ। ये फ्रेजाइल बैरियर ही ज़ोंबी एडवांस को रोक रही है। शिंगतियान एक टावरिंग डेमन वुल्फ पर बैठा इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल की तरह एक रेजोल्यूट एक्सप्रेशन बनाए रखा। एक व्हाइट लाइट उसकी अनवेवरिंग फॉर्म से निकल रही थी, उसे और पीछे के सोल्जर्स को घेरते हुए। ये एबिलिटी टॉर्चर आर्मी कहलाती है। ये पावर सोल्जर की मोरल और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इमेंसली बूस्ट करती है, उसकी बॉडीज को और भी फॉर्मिडेबल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करते हुए। चार्ज, उसने कहा, मैसिव बैटल एक्सेस को उठाते हुए और ऐसे रोर अनलीश करते हुए जो अनडेड के वेल को ढक सके। जिंगतियान जो अपने आप से लंबी बैटल एक्स को उठाए वुल्फ के बैक से कूद गया और होल्ड के सेंटर में डेवास्टेटिंग स्ट्राइक किया। कोलोसल एक्स हवा में क्लीव होता हुआ डजन ऑफ ज़ोंबीज को टुकड़े कर देता है। उनके लीडर से प्रेरित होते हुए बाकी सब भी उनके साथ घुसते हुए, रोर करते हुए और स्वॉर्म में छुप गए। डीमन वुल्फ भी शामिल होता है, एक आइसी ब्रेथ छोड़ते हुए जो बड़े ग्रुप ऑफ ज़ोंबीज को स्कल्पचर में फ्रीज कर देता है, जो फिर पावरफुल ब्लो से तोड़ दिया जाता है। वेदिंग हाई इस केओस के बीच खड़ा था। उसका प्रेजेंस रेजिलियंस का एक बीकन बन गया। उनकी स्नो एबिलिटी उन्हें एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती थी और उन्होंने इसे प्रिसीजन के साथ व्हील्ड किया। उनका फ्रॉस्ट आर्मर डिम ग्रे स्काई के नीचे चमकता था और उनकी आंखों में एक सेंस ऑफ पर्पस जल रहा था जो उन्हें बैटल ऑफ द 5 आर्मीज के यादों से भर रहा था। वो बैटल डेवास्टेटिंग थी, बहुत से प्यारे लोगों की जान ले गई। वो उनकी यादों को अपने साथ ले जा रहे थे, उसे मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने और उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो अब भी उनके साथ खड़े थे। 5 फैक्शंस में सिर्फ रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के ब्लडेड ब्रदर्स ने ज़ोंबी होड़ से इतने फियर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सामना किया। हवा डीके के बदबू से भरी हुई थी और हथियारों की टकरार की आवाज सुनाई दे रही थी। हैरानी की बात यह थी कि सबसे कम प्रेशर वाले साइड पर मॉर्निंग ड्यू बेस था, यहाँ तक कि ये फैक्शन के सबसे मजबूत नहीं थे। उन्होंने वेदिंग हाई की यूनिक स्किल पर रिलाई किया, बैटलफील्ड को अपने फायदे के लिए मोड़ने के लिए। मैं भले ही 1-on-1 कॉम्बैट में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आइस और स्नो की जब बात आती है तो मैं ही राजा हूँ, वेदिंग हाई ने घोषणा किया। फ्रोस्ट आर्मर पहने हुए और उनके हाथ उनकी तरफ उठाए हुए, उनके 1000 मीटर के रेडियस के अंदर ग्राउंड पर बर्फ और आइस की कवरिंग एक्सप्लोड हुई। हजारों ज़ोंबीज को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और उन्हें पिट्स में ढका दिया। ठंड बैटलफील्ड को काट रही थी, ग्राउंड को अनडेड के लिए एक अनफॉरगिविंग ट्रैप में बदल रही थी। आइसी विंड चीख उठी। वेदिंग हाई का रैली क्राई स्नो एक्सपेंस में घूमते हुए। उनकी एबिलिटी से लेसर फोर्स को क्लियर करना वेदिंग हाई के लिए एक ब्रीज था। हालांकि ये ज़ोंबीज मरने में मुश्किल थे, उनका मिशन साफ था, ज़ोंबी वेव्स की आगे बढ़ने को रोकना और रिकॉनेसेंस टीम के लिए समय खरीदना। उनके हाथ की हर गेस्चर बैटलफील्ड को डायरेक्ट कर रही थी, जैसे वो एक कंडक्टर हो जो ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहा हो। पूरी आइसी लैंडस्केप उनके मूवमेंट्स के साथ डांस कर रही थी, एक ब्रेथ टेकिंग और एलिगेंट डिस्प्ले। जब हार्डन स्नो फिर से शैटर होता तो डेंस ज़ोंबीज के लिए इसमें डूबना आसान हो गया। वो बेचैनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जैंगी ने कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ मूव किया। हर कदम उसका पर्पसफुल था और हर शॉट मेटिकुलसली एम था। उसका दिमाग स्ट्रेटेजी का वर्ल्ड वाइड था, जो बैटलफील्ड को लगातार एसेस कर रहा था और अपनी टैक्टिक्स को अडेप्ट कर रहा था। उसने अपने ट्रेनिंग डेज को याद किया, जहां उसने हर सिचुएशन को मल्टीपल एंगल से एनालाइज करना सीखा था। अब ये स्किल उसके लिए काम आ रही थी। उसने ब्रॉन्ज आर्मर ज़ोंबीज के होड़ को मेथोडिकली एफिशिएंसी के साथ डिसमेंटल करने में मदद कर रही थी। बैटलफील्ड पर ब्रॉन्ज आर्मर ज़ोंबी का थ्रेट पहले ओवरवेलमिंग था, लेकिन जैंगी की लगातार अटैक से उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करने की इजाजत दी, जो पूरी कोलिएशन पर से प्रेशर हल्का कर रहा था। उसकी इंटरवेंशन के बिना इतने पावरफुल ब्रॉन्ज बॉडीज को पार करने के लिए काउंटलेस लाइफ की जरूरत होती, लेकिन अब बैटल अभी भी डेंजरस थी। कम से कम अब सिचुएशन मैनेजेबल थी। लड़ते वक्त जैंगी ने एक सवाल सोचा, स्नो वर्शिपर्स की फोर्टिफिकेशन इतनी इनएडिक्वेट क्यों थी? उनके पास कोई वॉल्स या बार्ब्ड वायर नहीं था, सिर्फ फियर्स बिलीवर्स और कुछ म्यूटेंट्स पर रिलायंस थी। वो इतने समय तक ज़ोंबीज के स्वॉर्म को कैसे सर्वाइव कर गए? ये ख्याल उसे तंग कर रहे थे। मोमेंटरीली बैटल से ध्यान भटक रहा था। उसे लग रहा था कि स्नो वर्शिपर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही है जो नजर नहीं आता, और वो इसे अनकवर करने का इरादा रखता था। क्या पहेली है? जैंगी ने मटर किया जब उसने गन घुमाया और एक और ब्रोंज आर्मर ज़ोंबी को मार दिया। बाढ़ के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ज़ोंबीज उनके चारों तरफ थे, जो बहुत ज्यादा थे। उसने अब तक डजन ऑफ ब्रोंज आर्मर ज़ोंबी को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन ज़ोंबीज इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करने में असमर्थ रहे। वो देख रहा था कि अनडेड स्नो में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी मूवमेंट्स क्लमजी और डिसऑर्गेनाइज थी। उनके नंबर्स ओवरवेलमिंग थे और उनकी सिर्फ एक डायरेक्टिव थी, सबको
मार दो। 5 फोर्सेस फ्रंट पर होड़ के असॉल्ट को रोक रहे थे, जब यान जिनवू और दूसरे पीछे पहलू पर फ्लैंक कर रहे थे। जैसे पिछले बैटल में कांटों की ठंड उनके आर्मर के अंदर सीप कर रही थी, लेकिन एड्रेनलिन उनके वेन्स में बह रहा था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। दूर से उन्होंने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ज़ोंबी की मूवमेंट्स ट्रैक की। सबवे टनल से ज़ोंबीज का आना तेजी से हजारों की संख्या तक पहुंच गया था बिना किसी एंड के। ये हॉरिफाइंग सीन बहुत से लोगों को गैस्प करने पर मजबूर कर रहा था। सैटेलाइट इमेजेस ने एक अनंत स्ट्रीम ऑफ अनडेड दिखाई और ये समझ कर कि शायद मिलियंस और सरफेस करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात थी। आखिर ये कितने हैं? क्या वाकई में ये मिलियंस हैं? कॉन्ग शेन ने बढ़ते हुए कंसर्न से पूछा। मुझे नहीं पता, ये लोग इतने समय तक कहाँ सो रहे थे? वू ने अपने हाथ को क्रॉस करते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे जितना हो सके। हमें टाइम देने के लिए ताकि हम ज़ोंबी किंग को अंडरग्राउंड संभाल सके। अगर हम उन्हें खत्म भी कर देते हैं तो फिर ये कोई मायने नहीं रखेगा। उसके शब्द कोल्ड थे, उसका फोकस सिर्फ मिशन की सक्सेस पर था। वू को हेवनली सी सिटी के लोगों की फेट की परवाह नहीं थी, सिर्फ मिशन को अकम्प्लिश करने पर था, जो सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड होने से रोकने का था। कुछ लोगों की जाने ग्रैंड स्कीम में वैल्यू नहीं रखती। उसका प्रैग्मेटिज्म उनके आसपास के आइडियल से टकरा रहा था, जो उनके रैंक्स में टेंशन क्रिएट कर रहा था। बियान जुनवू ने वू से बहस नहीं की, सिर्फ आगे देखा कोल्ड डिटर्मिनेशन के साथ। आखिरकार सबवे टनल से ज़ोंबीज का फ्लो रुक गया। दूर की जमीन पर देखता हुआ जहां एक काला मास ज़ोंबीज का इकट्ठा हो गया था। स्नो कैंप बॉर्डर सोल्जर बियान जुनवू ने घोषित किया, अब हमें एक्शन लेना है। उसकी आवाज फर्म थी, एक सोल्जर की रिजॉल्व से भरी हुई जो बहुत सारी मौत देख चुका था। ऊपर के ग्राउंड पर कॉप्सेस का टाइड डरावना था, लेकिन उन्हें पता था कि अंडरग्राउंड ज़ोंबी की संख्या भी खतरनाक होगी। कनिंग व्हाइट हेयर्ड मंकी जो मौत से डर रहा था, अपने फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा खुद को सुरक्षित रखने के लिए रखे हुए था। हालांकि वूडी के शब्द हार्श थे, उनका मिशन वाकई में सबसे पेरिलस था। बियान जुनवू और उनकी टीम टनल की तरफ बढ़े और उन्होंने मिंग सुयू से कहा कि वो अपने डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके सिचुएशन को असेस करे। पहले आगे बढ़ने से धीरे धीरे मिंग सुयू ने अपने फाइंडिंग्स रिपोर्ट की। वहाँ नीचे बॉडीज की भारी संख्या है, साथ में बहुत से ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज भी हैं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखें डर को छुपा नहीं रही थी। बियान जुनवू ने कोल्डली रिस्पॉन्स किया, ये एक ट्रैप है। उन्होंने अपनी पिछली लॉसेस से सीखा है और जानते हैं कि हम इस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे डिकैपिटेशन स्ट्राइक के लिए। ये डैम क्रिएचर्स भी हमारे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं। ज़ोंबी किंग की एबिलिटी जल्दी सीखने की वजह से वो चिंतित थे। उनका दिमाग हमसे इतना अलग नहीं लग रहा था। क्या करना चाहिए? वैली चैंकिंग ने पूछा, जो सिर्फ 7 लोगों के साथ रश करने की डेंजर के बारे में चिंतित था। अगर वो ज़ोंबी किंग को खत्म नहीं कर पाए तो पूरा रात बर्बाद हो जाएगा। उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भार था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी फेलियर से डिजास्टर हो सकता है। रुको 1 मिनट, बियान जुनवू ने कमांड किया। वो कुछ देर तक रोक सकते हैं, उन्हें और ज़ोंबीज को खींचने दो पहले। उसका स्ट्रेटेजिक माइंड रिस्क और पोटेंशियल आउटकम को कैलकुलेट कर रहा था, जो सबसे अच्छे चांसेस ऑफ सक्सेस का पाथ ढूंढ रहा था। 7 लोगों की टीम ने वक्त खरीदने का फैसला किया और देखते रहे। बियान जुनवू और उसकी स्क्वाड ने अपनी पोजीशन बनाए रखी, जानते हुए कि किसी भी प्रीमेच्योर एक्शन से उनके मिशन और कोलिएशन फोर्सेस के लिए डिजास्टर हो सकता है। पेशेंस क्रूशियल थी और उन्होंने अपने कॉमरेड्स पर भरोसा किया कि वो जितना हो सके लाइन को पकड़े रखेंगे। वहीं कोलिएशन ऑनगोइंग असॉल्ट को बियर कर रहा था। जैंगी के लॉन्ग रेंज स्नाइपर सपोर्ट के बावजूद ज़ोंबीज की शेयर नंबर भयानक थी। एक रफ एस्टिमेट ने बैटलफील्ड पर काउंट को 2 लाख से कम नहीं दिखाया, जो पेस्की जायंट रैट्स को इंक्लूड नहीं करता। बैटलफील्ड ब्लड और आइस का केओटिक टेपस्टरी बन गया था और सोल्जर अपनी जान के लिए लड़ रहा था ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ। बैटल इंक्रीजिंगली डायर होती जा रही थी। ज़ोंबीज हार्वेस्ट किए गए क्रॉप्स की तरह गिर रहे थे और ह्यूमन सोल्जर्स हेवी कैजुअलिटीज का सामना कर रहे थे। आइसी ग्राउंड फॉलन ह्यूमन और अनडेड दोनों से स्लिपरी हो गया था और हवा गन पाउडर और डीके की बदबू से भरी हुई थी। सोल्जर की ब्रेथ फ्रीजिंग हवा में मिस्टी क्लाउड्स में बन रही थी जब वो अपनी पोजीशंस को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे थे। रिवरसाउथ डोमेन की टीम वक्त गुजारने और नजर रखने का फैसला करता है। इस बीच बाकी के फोर्सेस ऑनगोइंग हमले का बोझ उठा रही थी। जैंगी के लॉन्ग रेंज स्नाइपर अटैक के बावजूद ज़ोंबीज की संख्या देखने लायक थी। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से बैटलफील्ड पर 2 लाख से कम ज़ोंबीज नहीं थे और उसमें अनोइंग जायंट रैट्स भी शामिल नहीं थे। ये लड़ाई दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ज़ोंबीज गिरते जा रहे थे जैसे खेतों से कटा हुआ फसल और इंसानी सोल्जर्स को भारी जान का नुकसान हो रहा था। संख्या का ये अंतर जायंट रैट्स की कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स को फाड़ने की शक्ति के साथ सोल्जर्स के लिए बड़े चैलेंजेस का कारण बन रहा था। अगर ये मैसिव म्यूटेंट सपोर्ट नहीं होता तो फ्रेजाइल लाइंस 5 मिनट भी नहीं टिकती। समस्या को समझते हुए जैंगी ने लियांग यू, अंकल यू और चुनले को वीक पॉइंट्स को मजबूत करने के लिए मोबिलाइज किया। एक तरह से फ्लावर जैंगी की सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड बनी हुई थी, जिसकी कैपेबिलिटीज मजबूत थी, मोबिलिटी अच्छी थी और टैंक लाइक डिफेंसेस भी था। फ्लावर ने जैंगी की सुरक्षा सुनिश्चित की। जरूरत पड़ने पर एक स्केप रूट भी बनाने के लिए जैंगी अपने सारे रिसोर्सेज को होड़ से लड़ने में नहीं लगा सकता था। जैंगी का प्रायोरिटी उन लोगों की सुरक्षा थी जो चर्च के अंदर थे। युआन कोंग या
शांति से क्रूफिक्स के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े हुए चुपचाप प्रार्थना करती हुई, जबकि बाहर की लड़ाई और गन फायर की आवाजें क्लियरली सुनाई दे रही थी। फॉलोअर्स के चेहरे घबराहट से टेंस थे, लेकिन युआन कॉन्ग ये शांत थी, जैसे बाहर का हंगामा उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा था। जो कि चर्च के अंदर बैठी हुई थी अपने मेडिसिन कैबिनेट के साथ। वो धार्मिक नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप जैंगी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। ओ गॉड, अगर आप हैं तो प्लीज जैंगी और उसकी कॉमरेड्स की रक्षा करो, उसने कहा। तभी एक ठंडी आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे श्रद्धावान विश्वासियों को ही देवता द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जोकीर ने देखा कि युआन कॉन्ग की पियर्सिंग गेज उसे खींच रही थी। हेलो